वेलकम इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी एडवांस टेक में। तो देखिए, जो लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था वो थियोडेलाइट चल रहा था। थियोडेलाइट से रिलेटेड अब तक हम क्वेश्चन 19 अपने कंप्लीट कर चुके थे, जो कि हमारे एसएससी जेई के थे 2004 से लेकर के 2019 तक के। ये सभी हम क्वेश्चन चैप्टर वाइज और अपने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और हम कंप्लीट अपना सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो जो प्लेलिस्ट है वो आप लोग की बनी हुई है, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जा करके आप विजिट कर सकते हैं। अब हम आगे की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं आप लोग को बता दूं, थियोडेलाइट हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस को साथ साथ मेजर कर पा रहा था। इससे पहले हम अपना जो टॉपिक था चेन सर्वे वो अपना देख चुके थे, कंपास सर्वे देख चुके थे, और बेसिक जो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड थे क्वेश्चंस वो हम सारे कंप्लीट कर चुके थे। तो चलिए अपना सबसे पहला आज का क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर सेंटरिंग द थियोडेलाइट इन विंडी कंडीशन। यानी कि आप लोगों से बोल रहा है कि आप कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे अगर आप लोग को क्या करना है, सेंटरिंग करनी है। क्या करनी है? सेंटरिंग करनी है। और सेंटरिंग भी किस कंडीशन में करनी है? विंडी कंडीशन में करनी है। यानी कि जहाँ पर आप लोग की जो विंड है वो विलो हो रही है, यानी कि हवा काफ़ी तेज़ चल रही है आप लोग की फील्ड में, और वहाँ पर आप लोग को थियोडोलाइट की सेंटरिंग करनी है। अब आप कहोगे सर, सेंटरिंग करने के लिए तो हम किसका यूज करते हैं? प्लम बॉब का यूज करते हैं। सबसे सिंपल है, हम सेंटरिंग करने के लिए किसका यूज करते हैं सर? प्लम बॉब का यूज करते हैं। अब देखिए, अगर आप प्लम बॉब का यूज करेंगे और फील्ड में आप लोग की क्या चल रही है? हवा चल रही है, काफ़ी तेज़ विंड आप लोग की ब्लो कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, जो भी आप लोग की जो रोप होगी प्लम बॉब वाली, वो आप लोग की क्या करेगी? डिफ्लेक्ट करेगी, जिसकी वजह से हमारी प्रॉपर सेंटरिंग नहीं हो पाएगी। सही है, वो स्विंग करेगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जब हमारी विंडी कंडीशन होती है तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं ऑप्टिकल प्लूमिट का। किसका यूज करते हैं? ऑप्टिकल प्लूमिट का हम यूज करते हैं सेंटरिंग के लिए। तो याद रखेंगे इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है आप लोग का। अगर विंड कंडीशन है, कहीं पर हवा आप लोग की बहुत तेज़ चल रही है फील्ड में, और वहाँ पर आप लोग को सेंटरिंग करनी है इंस्ट्रूमेंट की, चाहे वो आप लोग का थियोडोलाइट हो या कुछ भी हो, तो उस केस में आप प्लम बॉब का यूज नहीं करते हैं, आप ऑप्टिकल प्लूमिट का यूज करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने आप लोग को बता दिया, फैक्चुअल कंडीशन है। सही है। अब क्वेश्चन ये बनेगा, सर हमको ये बताइए कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है ऑप्टिकल प्लूमिट, ये कैसा दिखता है? प्लम बॉब तो आप सब लोगों को मालूम होगा ना, आई होप। तो प्लम बॉब तो सर मालूम ही होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्टिकल प्लूमिट को बताइए कैसा हमको दिखता है। तो चलिए इससे रिलेटेड मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि आप लोग का प्लम बॉब जो यूज़ करा जाता है वो क्या करेगा? स्टार्ट कर देगा स्विंग करना, यानी कि इधर उधर को डिफ्लेक्ट होना क्या कर देगा? शुरू कर देगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? सेंटरिंग के लिए हम ऑप्टिकल प्लूमिट को यूज करते हैं। ये मैंने आप लोग को बता दिया। चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कैसा ये हमारा ऑप्टिकल प्लूमिट होता है। यहाँ पे देखिए, आप लोग को एक इंस्ट्रूमेंट शो हो रहा होगा, आई थिंक डिस्प्ले हो रहा होगा। तो इस इंस्ट्रूमेंट को आप नोटिस कीजिए, ये जो आप लोग का इंस्ट्रूमेंट है वो ऑप्टिकल क्या है? प्लूमिट है। इसमें आप लोग देख पा रहे होगे एक नेल लगा हुआ होता है ग्राउंड पर, और एक प्रिज्म लगा हुआ होता है। सही है कि नहीं? क्या लगा हुआ होता है? एक हमारा प्रिज्म लगा हुआ होता है, और इस साइड से हम लोग देख रहे होते हैं। तो होता क्या है कि जहाँ पर हमको सेंटरिंग करनी होती है उस पॉइंट से हमारी रेज आती हैं। रेज आने के बाद उस जो 45 डिग्री के एंगल पर हमने क्या किया होता है, जो मिरर लगाया हुआ होता है, वहाँ से रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होती है? हमारी आई पर आती हैं। अगर ये प्रॉपर हमारा 90 डिग्री का एंगल अगर हमारा बन रहा है, तो इससे हमें पता लग जाता है कि हमने प्रॉपर क्या की हुई है? सेंटरिंग की हुई है। सही है कि नहीं? ये सारी चीज़ें हमें, बस ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम सिंपल क्या कर लेते हैं? सेंटरिंग अपनी कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन का सब लोग सही आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर एडिटिव कांस्टेंट इफ एफ इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई इज़ द स्टेडिया इंटरवल। तो आप लोगों को सही आंसर इसमें से बताना कौन सा होगा, किसके लिए? एडिटिव कांस्टेंट के लिए। ये चीज़ याद रखना, एडिटिव कांस्टेंट के लिए आप लोगों से पूछा है। तो मैंने आप लोग को बताया था, एक आप लोग का जो थियोडोलाइट होता है एक इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल डिस्टेंस दोनों आप मेजर कर सकते हैं। तो एक फार्मूला मैंने आप लोग को बताया था, डी इक्वल टू एक फार्मूला हमारे पास आता है के एस प्लस के सी, जहाँ पर सी जो होता है सर हमारे पास एडिटिव कांस्टेंट होता है, और जो हमारे पास के होता है हमारे पास कैसा होता है? मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है। तो अभी इन लोगों ने हमसे एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है, इसका मतलब क्या है कि हमसे सी की वैल्यू पूछी है। तो सी की वैल्यू हमको बतानी है, सी की वैल्यू क्या होगी? तो मैं आप लोगों को सिंपल दोनों कांस्टेंट की वैल्यू बता देता हूँ क्या होती है। देखिए, जब भी आप लोगों से एडिटिव कांस्टेंट पूछे तो जो एडिटिव कांस्टेंट होता है सी, इसकी वैल्यू होती है आप लोग के पास एफ प्लस डी। एफ आप लोग के पास फोकल लेंथ होती है, डी आप लोग का जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके सेंटर से लेकर के और जो भी आप लोग का ऑब्जेक्ट है उसके बीच की डिस्टेंस होती है।
ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। और अगर अब बात करें हम के की, तो के हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास एफ अपॉन आई। ये आप लोग को याद रखना। एफ फोकल लेंथ होता है, आई इमेज की हाइट होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन यहाँ से हमारा बनता है कि अगर सर मान लीजिए कि हमारे पास एनालिटिकल टेलीस्कोप है, यानी कि जो हम थियोडोलाइट यूज़ कर रहे हैं, उस थियोडोलाइट की जगह हमने क्या यूज़ करा हुआ, एनालिटिक हमने क्या यूज किया हुआ है, टेलीस्कोप यूज किया हुआ है। तो अगर एनालिटिक आप लोग की टेलीस्कोप है, तो उस केस में आप लोग को याद रखना है जो आप लोग का एडिटिव कांस्टेंट होगा वो 0 होगा, और जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होगा उस के की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी। तो हमारा अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है एडिटिव कांस्टेंट के फॉर्म में, वो हमारा होने वाला है एफ प्लस के डी, जो कि हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इसकी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन द टेलीस्कोप ऑफ द थियोडोलाइट इज ट्विन्ड इन ऑर्डर टू सिंक। आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा आप लोग का वो प्लेन होता है जिस प्लेन में आप लोग की जो थियोडोलाइट होता है उस थियोडोलाइट का स्विंग होता है। ठीक है, जो आप लोग का टेलीस्कोप होता है थियोडोलाइट का, वो स्विंग करता है। इनमें से आप लोग को बताना है किस प्लेन में करता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में करता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में करता है, इंक्लाइन प्लेन में करता है, वर्टिकल प्लेन में करता है। तो अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जा करके देख लो। अगर आपने वो देखा है तो इसका आंसर आप सही कर सकते हैं। मैंने आप लोग को बताया था कि जो स्विंग होता है हमारा, ये स्विंग दो तरीके का होता है। एक हमारा होता है लेफ़्ट स्विंग और एक होता है हमारा राइट स्विंग। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप क्या कर रहे हैं सर, क्लॉकवाइज रीडिंग ले रहे हैं। अगर आप क्लॉकवाइज रीडिंग ले रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, आप लोग का राइट स्विंग होता है। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज अगर आप उसको रोटेट कर रहे हैं टेलीस्कोप को, तो उसकी वजह से आप लोग का क्या होता है, लेफ़्ट स्विंग होता है। अगर आप लोग को याद आ गया है तो एक बार कमेंट करके बताना ज़रूर। अगर आप लोग राइट में अगर आप रोटेट कर रहे हो तो उसकी वजह से राइट स्विंग होता है, यानी कि क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहे हो तो राइट स्विंग होता है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज आप उसको रोटेट कर रहे हो तो उसकी वजह से क्या होता है, आप लोग का लेफ़्ट स्विंग होता है। सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता चुका था। अब देखिए, ये जो आप लोग का राइट और लेफ़्ट स्विंग होता है ना, ये आप लोग का होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। क्योंकि ऐसा मान के चलिए अगर आप लोग का ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो ये अगर हॉरिजॉन्टल, तो इसके अबाउट ही आप लोग का क्या कर सकता है, वो रोटेट कर सकता है। नहीं क्या तो लेफ्ट में या राइट में, जैसे होता नहीं कि आप लोग ऐसे समझ के चलिए आप लोग की अगर टेलीस्कोप है, ठीक है, तो टेलीस्कोप अगर है और टेलीस्कोप का आप रोटेट कर सकते हो, तो या तो आप इधर लेफ्ट में या राइट में, तो लेफ्ट में या राइट में जब आप रोटेट करोगे तो उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही तो रोटेट करोगे कि नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसको बोर्ड पे पढ़ा रहा होता तो और अच्छे से बता पाता कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो कैसे करेगा। आप लोग समझ के देखिए, अपने पेन को सिंपल हाथ पे रखिए अपने, और सिंपल पेन को अपने हाथ पे रख के उसको लेफ्ट में राइट में आप रोटेट करिए। तो लेफ्ट में राइट में जिस तरीके से आप उसको रोटेट कर रहे हो ना, वैसे ही टेलीस्कोप हमारा रोटेट होता है, सिंपल। सही है कि नहीं। और ये जो लेफ्ट और राइट में आप रोटेट कर रहे हो, सेम ये टेलीस्कोप जो इसी तरीके से हमारी रोटेट होती है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। जैसे कि आप अभी हॉरिजॉन्टल प्लेन में अपने हाथ के ऊपर अपनी जो प्लाम है, हथेली है, उसके ऊपर पेन को रख करके आप रोटेट कर रहे हो, बिल्कुल सेम वैसे ही। सही है कि नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट। जो आपने स्टाफ और इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है उसके बीच की डिस्टेंस आप लोग को बतानी है। इफ़ द स्टाफ रीडिंग्स आर 1.4 एंड 2.9 मीटर विच करस्पॉन्डिंग टू लोअर एंड अपर हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ क्रॉस हेयर। तो मैंने आप लोग को लास्ट में भी बताया था, लास्ट लेक्चर में भी, कि होता क्या है कि जब आप रीडिंग लेते हो, सही है, जब आप रीडिंग लेते हो इससे थियोडोलाइट से, तो उसमें होता क्या है कि कुछ इस तरीके का आप लोग का हेयर बन के आता है। तो जो ये हेयर बन के आता है इसमें इस तरीके का आप लोग का होता है। तो एक अपर हेयर होता है, एक लोअर हेयर होता है। तो जो अपर हेयर होता है यहाँ, इसकी जो रीडिंग होती है आप लोग को, इसको बोलते हैं अपर स्टेडिया। और जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं लोअर स्टेडिया। और जो मिडिल वाला होता है आप लोग को, जो मिडिल में मिलता है, इसको बोलते हैं मिडिल स्टेडिया। तो इस तरीके से हमारे पास रीडिंग इन्होंने दे रखी है, यानी कि ऊपर वाली जो रीडिंग आप लोग को दे रखी है वो इन्होंने दे रखी है 1.4, और नीचे वाली जो दे रखी है वो दे रखी है 2.9। इस तरीके से हमको क्या है, गिवन है। तो इनके बीच की अगर हम डिफरेंस ले लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है स्टेडिया, जिसको हम आई की वैल्यू बोलते हैं, जो कि 2.9 माइनस के 1.4 होगी। और जब यहाँ से आप इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.5, यानी कि आई की वैल्यू 1.5 आ जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
फिर बोल रहा है द लाइन ऑफ द टेलीस्कोप ऑफ टैकोमीटर इज़ एनालिटिक लेंस, और यहाँ पे साफ साफ इन्होंने बोल रखा है कि आपने जो यूज करा हुआ है भाई वो एनालिटिक लेंस यूज़ करा। अब इतना बोलते ही आपके दिमाग में लिंक कर जाना चाहिए कि सर अगर एनालिटिक लेंस इन्होंने यूज़ करा है तो हमारा एडिटिव कॉन्स्टेंट तो क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा सर, 100 हो जाएगा। इतना बोलते ही आपके दिमाग में ये चीज़ लिंक कर जानी चाहिए। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो इतना तो समझ में आना चाहिए, सही है कि नहीं। अब हम कैलकुलेट करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को, जो कि हमारे पास फॉर्मूला होगा के एस प्लस के क्या सी, के एस प्लस के सी हमारे पास फॉर्मूला होगा, सही है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोग को मालूम है, क्या क्या मालूम है सर, डी इज इक्वल टू के एस प्लस के सी। सर के की वैल्यू तो अभी आपने हमें बताई 100 होगी, एस की वैल्यू सर अभी निकाली थी 1.5, अभी निकाला था ना कि 2.9 में से जब आप माइनस करोगे किसको, 1.4 को, तो यहाँ से कितना बचेगा आप लोगों का 1.5, तो ये आपने निकाला। प्लस के सर सी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि सी हमारा क्या होता है सर, एडिटिव कॉन्स्टेंट होता है। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आप लोग का कितना आ जाएगा 150, जो कि हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। मैंने आप लोग को बता दिया किस तरीके से आप लोग को सोल्व करना है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो मैं आप लोग को एक बार सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी क्या है, इसकी रीडिंग ली जाती है। यहाँ पे आप देखो, अगर आप इन रीडिंग को नोटिस कर पा रहे हो, एक सेकेंड, अगर आप इन रीडिंग्स को अगर नोटिस कर पा रहे हो तो ये हमारी रीडिंग्स होती हैं, सही है कि नहीं, ये हमारी रीडिंग होती हैं, जो कि हमारी ऊपर वाली रीडिंग ये है और मिडिल वाली जो लोअर वाली ये है और मिडिल वाली ये। तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसी को हम एस बोलते हैं, ठीक है। तो एस की वैल्यू हमने निकाल ली थी 2.9 माइनस के 1.4 से, और जब आप इसको आप माइनस कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 1.5 आ जा रहा है, ठीक। और बाकी सारी चीज़ें आप लोग को मालूम ही है, ये फॉर्मूला है आप लोग को जो कि बाई हार्ट याद रखना है, ठीक है। बाई हार्ट मतलब समझ रहे हो ना, बिल्कुल सोते जागते अगर कोई पूछ ले कि आप लोग का क्या फॉर्मूला होता है टैकोमीटर से डिस्टेंस निकालने का, तो ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है, जो कि द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू द स्टेडिया इंटरवल इज कॉल्ड। हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आप लोग का रेशियो क्या होगा फोकल लेंथ का और जो स्टेडिया इंटरवल होता है आई, इन दोनों का हमसे पूछा रेशियो क्या होगा। तो मैंने अभी आप लोग को बताया था इनका जो रेशियो होता है उसको हम के से लिखते हैं, और के क्या होता है सर हमारा, के हमारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है। अब सर मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को इन्होंने तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या रखा है, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या रखा तो कोई नहीं, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट या मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक ही होता है। और एक चीज़ और आप लोग को याद आ जानी चाहिए, अगर सर टेलीस्कोप हमारी एनालिटिक होगी तो इसी की वैल्यू हमारी कितनी होती है सर, 100 होती है। अच्छा सर अगर टेलीस्कोप हमारी कौन सी होगी, एनालिटिक होगी, तो हमारा जो एडिटिव कांस्टेंट होगा वो कितना होगा सर, 0 होगा। बहुत बढ़िया, अगर आप लोग को ये पॉइंट याद हो गए हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि ये पॉइंट हमको सर क्या है, रिमेंबर होना चाहिए, यानी कि याद होना चाहिए, सही है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। यार देखो इतने प्यार से पढ़ाने के बाद भी ना आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो थोड़ा सा ना बस मन आप लोग की तरफ से ना थोड़ा सा कभी कभी दुखता है यार। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर किया करो यार अपने एक दोस्तों के साथ। देखो आप खुद लोग देखो इतना कम व्यूज़ आते हैं वीडियो पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैलकुलेट द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, यानी कि आप लोग को एडिटिव जो कि हमारा सी होता है और मल्टीप्लाइंग जो कि हमारा कांस्टेंट के होता है, इनकी वैल्यूज़ हमें बतानी कितनी होंगी, सही है कि नहीं। ये चीज़ आप लोग को समझ आ जानी चाहिए। इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ग्लास इज 250 mm, स्टेडिया इंटरसेप्ट 2 mm एंड इंस्टेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 190। आप लोग को क्या दे रखा है कि जो आप लोग की डिस्टेंस है इंस्टेंट इंस्ट्रूमेंट की वो कितनी दे रखी है, आप लोग को 190 mm दे रखी है। आप लोग को दो ही चीज़ें बतानी है, कौन कौन सी बतानी है, एक तो सर आप लोग को एडिटिव कांस्टेंट सी बताना है और एक आप लोग को क्या बताना है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के बताना है। तो आप लोग को सी की वैल्यू पता है कितनी होती है सर, एफ प्लस डी होती है, सिंपल निकाल दो सर। एफ आप लोग को मालूम है 250, डी आप लोग को मालूम है 190। के क्या होता है सर, के भी आप लोग को मालूम है भाई, के की वैल्यू कितनी होती है, एफ अपॉन आई होती है। एफ सर फोकल लेंथ है 250 मालूम है सर, आप लोग को आई भी मालूम है कितना है, 2 है। तो वैल्यू रख के कैलकुलेट करो ना यार, फिर वेट किसका कर रहे हो, जल्दी से सोल्व करके आंसर बताइए कितना आ रहा है। चलिए अभी मैं भी आप लोग को सोल्व करके दिखा देता हूँ। ये देखिए सारी वैल्यू आप लोग को मालूम है, आई की वैल्यू उन्होंने दे ही रखी है स्टेडिया की, ठीक है। आप लोग को सिंपल मालूम है कि के इक्वल टू कितना होता है सर, एफ अपॉन आई होता है। ऊपर आपने वैल्यू रखी 250 किसकी, एफ की, और नीचे 2 वैल्यू रखी किसकी, आई की। तो यहाँ से जब के की वैल्यू कैलकुलेट करी तो कितना आएगा आप लोग का 125। ऐसी सी इक्वल टू फॉर्मूला आप लोग को पता है एफ प्लस डी होता है। एफ अभी मैंने आप लोग को बताया 250 है,
जो कि फोकल लेंथ है। 190 आप लोग को डिस्टेंस दे रखी है इन्होंने, जो कि मैंने आप लोग को बताया था आप लोग का इंस्ट्रूमेंट से और ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है। जब दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 440 mm आप लोग का आएगा। अब देखिए यहाँ पे के की वैल्यू कुछ और आ रही है, सी की वैल्यू कुछ और आ रही है, यानी कि जब दोनों वैल्यू आप देख रहे हो तो ये वैल्यू आप लोग को मिल रही है। तो एक चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा सर, अभी एनालिटिक टेलीस्कोप जो होती है वो कुछ डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि एनालिटिक टेलीस्कोप के लिए यही वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, 100 हो जाती है, और यही वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये वैल्यूज़ हमारी कुछ और आ रही हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ये वैल्यू हमारी कुछ और आ रही है, इसका मतलब टेलीस्कोप हमारी कैसी है, एनालिटिकल टेलीस्कोप नहीं है। ये चीज़ आप लोग को समझ आ जानी चाहिए कि टेलीस्कोप हमारी कौन सी है, कोई और टेलीस्कोप है अदर देन एनालिटिक टेलीस्कोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बात करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो कि आप लोग को याद होना चाहिए। द लीस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट, जो आपका थियोडोलाइट होता है, जो आप लोग का एंगल डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए यूज करा जाता है, इसका ये मिनिमम कितना रीडिंग तक ले सकता है, कितना रीडिंग तक काउंट कर सकता है। तो भाई याद रखना 20 सेकेंड। कितना काउंट कर सकता है, 20 सेकेंड। आप कहोगे क्या सर हर एक थियोडोलाइट केवल 20 सेकंड तक ही काउंट कर सकता है? मैंने कहा नहीं भाई, देखो थियोडोलाइट का मिनिमम रीडिंग तो हम यही मान के चलते हैं, लेकिन और भी हमारे पास प्रिसाइज थियोडोलाइट होते हैं जो इससे भी कम रीडिंग तक हमारा काउंट करके चलते हैं। एक थियोडोलाइट तो हमारा ऐसा होता है जो ऑप्टिकल थियोडोलाइट होता है, जो मिनिमम 2 सेकंड तक, कहाँ तक, मिनिमम 2 सेकंड तक आप लोग का एंगल को मेजर कर सकता है, यानी कि इतना छोटा एंगल तक वो मेजर कर सकता है। तो उस ऑप्टिकल जो आप लोग का थियोडोलाइट होता है उसकी एक्यूरेसी का आप अंदाज़ा लगाइए कि जो नॉर्मल थियोडोलाइट होता है वो आप लोग का केवल और केवल 20 सेकंड तक एंगल को मेजर कर पा रहा है, तो जो ऑप्टिकल थियोडोलाइट होगा वो 2 सेकंड तक एंगल को मेजर कर पाएगा, तो वो कितना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये आप लोग अगर वो पूछे लिस्ट काउंट नॉर्मल थियोडोलाइट का, तो आप लोग याद रखेंगे सर 20 सेकंड होता है। और हाँ, अगर वो पूछे कि आप लोग का ऑप्टिकल अगर थियोडोलाइट है तो उसका अगर वो पूछे मिनिमम काउंट कितना होगा, तो उसका भी मैंने आप लोग को बता दिया कितना होता है, 2 सेकंड होता है, जो कि आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, ये हमारा 1 ईयर थियोडोलाइट होता है, जिसका जो लीस्ट काउंट होता है, यहाँ पे आप देखो लीस्ट काउंट कितना होता है सर थियोडोलाइट का, वो 20 सेकंड होता है। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एक और थियोडोलाइट होता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं प्रिसाइज ऑप्टिकल थियोडोलाइट। यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं, मैंने नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ऑप्टिकल थियोडोलाइट। तो ये जो होता है आप लोग का, इसका जो लिस्ट काउंट होता है, ये प्रिसाइज वर्क के लिए यूज़ करा जाता है। तो इसका लिस्ट काउंट अगर आप देखोगे तो 1 सेकंड, सॉरी मैंने 2 सेकंड बता दिया, जबकि 1 सेकंड तक इसका लिस्ट काउंट होता है। देखो 1 सेकंड और लेस देन 1 सेकंड तक आप लोग का क्या होता है, इसका लिस्ट काउंट होता है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए इसको, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, प्रिसाइज वर्क, यानी कि जो ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा एक्यूरेसी जहाँ पर हमको चाहिए होती है वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। सही कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, इसकी हम बात करते हैं। कैलकुलेट द इंटरसेक्ट एंगल, हमको इंटरसेक्ट एंगल बताना है। क्या इंटरसेक्ट एंगल होगा? और सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, इन्होंने डिग्री में पूछा है, ना कि हमसे किस में पूछा है, रेडियन में। तो ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट का है फॉर द एनालिटिक टेलीस्कोप बताना है। किसके लिए बताना है सर? एनालिटिक टेलीस्कोप। अब देखिए जैसे ही एनालिटिक टेलीस्कोप आया दिमाग में क्या आना चाहिए सर? मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट 100 होगा, ठीक है। एडिटिव कांस्टेंट कितना होगा सर? 0 होगा। और इसकी जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा वो KS + KC होगा। यानी कि ये फैक्ट आप लोग को तुरंत याद आ जानी चाहिए। सही है कि नहीं? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं आप लोग को पहले बता ही चुका हूँ कि अगर एनालिटिकल टेलीस्कोप है आप लोग की और उससे आप रीडिंग लेंगे तो आप लोग को क्या मिलता है, कुछ इस तरीके से, एक अपर स्टेडियम मिलता है और एक लोअर स्टेडियम मिलता है और एक आप लोग का मिडिल मिलता है। ठीक है कि नहीं? अगर आप लोग मान लीजिए कि यहाँ से, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, एक सेकेंड। अगर आप लोग मान लीजिए कि यहाँ से रीडिंग ले रहे थे, अगर आप, ये पॉइंट था आप लोग का और इस पॉइंट से आप लोग देख रहे थे, तो इस तरीके से एक रेज मिलेगी, एक इस तरीके से मिलेगी और एक इस तरीके से मिलेगी। तो जो एंगल आप लोग का बनेगा, कौन सा एंगल बनेगा? जो इंटरसेक्ट एंगल आप लोग का बनेगा ना सर, वो एंगल आप लोग का होगा ये जो एंगल बनेगा। सही है नहीं? ये पूरा एंगल होता है, लेकिन उसने हमसे पूछा केवल इंटरसेक्ट वाला, तो इसको हम हाफ ले लेंगे। अगर मान लीजिए पूरा एंगल आप बीटा ले रहे हैं तो ये एंगल आप लोग का कितना हो जाएगा? β/2। सही है? तो आप सिंपल, आप लोग को मालूम है सर ये S1 होगा, ये S2 होगा और इनके बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा? S होगा। तो आप सिंपल यहाँ पर लगा दीजिए। क्या लगाएंगे यहाँ पे? आप सिंपल लगाइए tan, क्योंकि tan = होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि बेस आप लोग को मालूम है D होता है। सही है? दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? D। चलिए मैं आप लोग को डायग्राम की हेल्प से बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये चीज़ देखिए, इस चीज़ को आप नोटिस कीजिए। कलर चेंज कर लेते हैं।
ये देखिए, अगर मान लीजिए ये पॉइंट ओ है और यहाँ पे आप रीडिंग ले रहे थे और दोनों के बीच की डिस्टेंस हम लोग को मालूम है डी, तो जब आप यहाँ से देखोगे तो एंगल कितना हो जाएगा इसका, बीटा बाई 2 हो जाएगा हाफ। तो यहाँ पे लगाइए tan बीटा बाई 2, तो जो कि कितना होगा आप लोग का परपेंडिकुलर, कितना होगा परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर पूरा एस है, तो जब इसका हाफ करोगे तो s/2 आएगा कि नहीं, तो हमने ले लिया s/2 इंटू बेस। बेस कितना सर डी, तो बेस कितना आएगा डी, यानी कि tan बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू आ गया परपेंडिकुलर, जो कि s/2 होगा इंटू बेस। सही है, ये सारी चीज़ें हमने सोल्व कर ली। अब यहाँ से हम एक चीज़ और सोल्व कर सकते हैं, क्या क्या हम सोल्व कर सकते हैं सर, एनालिटिकल टेलीस्कोप के लिए बात करा है तो हम s को ऐसे ही रहने दो 2 इंटू, अब आप लोगों को मालूम है सर d की वैल्यू जो होती है हमारी वो KS + C होती कि नहीं। और आप लोग को ये भी मालूम है कि सर एनालिटिकल टेलीस्कोप के लिए C की वैल्यू 0 होगी। मैंने कहा हाँ भाई, तो इसका मतलब d की वैल्यू क्या होगी सर, KS होगी। तो सर d की जगह हम KS नहीं लिख सकते, मैंने कहा बिल्कुल भाई लिख दो आप KS, और s से आप लोग का s क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से कितनी वैल्यू होगी 1/2 K। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, कितनी आ गई वैल्यू K। और आप लोगों को उसने बोल रखा है कि K जो होता है आप लोग का वो कितना होता है सर, K की वैल्यू होती है हमारी 100। ये तो मैं आप लोगों को बहुत पहले बता चुका हूँ ना, K की वैल्यू कितनी होती है 100। तो जब इसको आप देखोगे tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/200 आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि K की वैल्यू 100 रखो, 100 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। अब यहाँ से आप बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, सिंपल इक्वेशन आ गई। तो जब बीटा की वैल्यू आप यहाँ से सोल्व करोगे ना डियर, तो बीटा की वैल्यू सोल्व करने के बाद आप लोग का जो आंसर आता है वो 0.573 आता है, जो कि डिग्री में एंगल आप लोग को मिलता है। तो आई थिंक आप लोग इस तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, बाकी मैंने सारी चीज़ें आप लोग को बताई दी हैं कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होता है, बहुत पहले बता दिया है। और ये देखिए, और जब यहाँ से आप KS रखेंगे डी की जगह तो कटने के बाद 200 आ जाएगा, और जब बीटा निकालेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा। ये वैल्यू आप लोग के पास आ जाएगी, क्योंकि 2 इधर इसमें भी तो है ना डिवाइड में, तो जाकर के इधर मल्टीप्लाई करेगा। तो इस तरीके से आप लोग के पास इंटरसेक्ट एंगल मिल जाएगा बीटा। सही है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। Calculate the horizontal distance of a point from the instrument if the stab intersect is 2.5 meter. The micrometer reading of the drum of the diaphragm is 3.2 and the micrometer screw has 100 threads in 1 centimeter. देखिए जो आप लोग का क्या होता है कि यहाँ पे इन्होंने साफ साफ दे रखा है, जो इंटरसेक्ट है आप लोग का वो कितना दे रखा है 2.5 दे रखा है। इसका मतलब क्या है, जो एस की वैल्यू है वो तो सर हमें सिंपल दे रखी है 2.5 मीटर। सही है। अब उसने बोल रखा है कि जो आपका जो टेलीस्कोप है, जो माइक्रोमीटर आपने लगाया हुआ है, वो क्या करता है कि 100 यूनिट में 1 सेंटीमीटर ही मेजर कर पाता है। ठीक है, तो ये बताइए कि 3.2 में कितना करेगा, तो 3.2 में हम निकाल सकते हैं। तो 3.2 में कितना करेगा सर 1/100 इंटू 3.2। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.032 सेंटीमीटर। सही कि नहीं, इतना आ जाएगा, यानी कि 3.2 यूनिट में 0.32 सेंटीमीटर ही वो क्या कर पाएगा, मेजर कर पाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें क्लियर होगी। अब 0.032 जो आप लोग के पास सेंटीमीटर आया है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.32 मीटर आ जाएगा। यानी कि इतनी वैल्यू हमें पता लग गई, किसकी, ये वैल्यू हमें पता लग गई है, एस की वैल्यू हमारे पास ये थी। सही है कि नहीं। और उसके बाद हमें ये जो वैल्यू पता लगी है 0.32, ये किसकी पता लगी, जो हमारे पास आई होता है, क्योंकि हमें आई की तो वो मेजरमेंट जो लेगा, जो इमेज की तो लेगा ना जो टेलीस्कोप होगा, तो ये आई की वैल्यू हमें पता लग गई। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ग्लास कितनी दे रखी है 200 mm दे रखी है, और डिस्टेंस हमको कितनी दे रखी है 180 mm दे रखी है। यानी कि एफ हमको पता है और डी हमको पता है। सही कि नहीं, सारी चीज़ें हमको पता है। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं क्या हमारी डिस्टेंस होगी। सही, कैपिटल डी की हम बात करेंगे। कैपिटल डी हमारा क्या होगा, स्मॉल डी हमारे पास था, अब हम कैपिटल डी की बात करेंगे। तो आप लोग को सिंपल वही फॉर्मूला अपना अप्लाई करना है। कौन सा सर, डी इज इक्वल टू KS + KC। सही कि नहीं, सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल गई। एस की वैल्यू तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। अब के आपको निकालना है, क्योंकि आप लोग को एनालिटिकल टेलीस्कोप नहीं बोला। अगर एनालिटिकल टेलीस्कोप वो बोल देता तो सी की वैल्यू 0 रखते, के की वैल्यू 100 रखते, और आसानी से हम इसको सोल्व कर लेते। सही है कि नहीं। तो चलो अब हम इसको सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। ये देखो सारी वैल्यू मैंने आप लोगों को बता दी कि कौन सी वैल्यू इन्होंने गिवन है, कौन सी कैसे गिवन है। ठीक है, एक बार देख लो। ये आप लोगों को एम, ये सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी थी, मैंने आप लोग को यूनिट के हिसाब से वो बताया। आप वैसे समझो इसको, ये एफ़ की वैल्यू हमारे पास है, स्मॉल डी की वैल्यू हमारे पास है, हमें निकालना कैपिटल डी। चलो
ये देखिए, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कैपिटल डी निकालने का, तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। उससे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से मैंने सोल्व करा। 0.32 mm, सॉरी वो मैंने एक गलती कर दी, वो मीटर में नहीं होगा क्योंकि 0.032 हमारा किस में, सेंटीमीटर में। और जब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस में आ जाएगा, ये mm में, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10। तो 0.32 mm में हमारा आ जाएगा ये कन्वर्ट होने के बाद, सही कि नहीं। तो mm में हमको ये मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, क्योंकि mm में हमने इसलिए करा क्योंकि बाकी की डिस्टेंस हमारे पास mm में थी। अब हम मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट यहाँ से कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के लिए हमारे पास k इजिकल टू कितना होता है, f/i। f की वैल्यू 300 थी, i की वैल्यू अभी अभी निकाली आप लोगों ने 0.32, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। c की वैल्यू निकालने के लिए f+d, f हमें मालूम है, d हमें मालूम है, यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे 380, जो कि 0.35 मीटर आ जाएगा। अब सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दीजिए, सोल्व कर लीजिए, आंसर आप लोग का आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 29, इसकी बात करेंगे। विच वन ऑफ द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ फॉर एनालिटिक टेलीस्कोप इफ s इज द स्टाफ इंटरसेक्ट k इज द k एंड r द मल्टीप्लाइंग एंड एडिटिव कांस्टेंट। तो इसमें क्या है यार, सिंपल है, आप लोग फॉर्मूला लगाइए। d इजिकल टू कितना होता है, के एस प्लस के सी। उसने बोल रखा है टेलीस्कोप कैसी है सर, हमारी एनालिटिकल, बोल रखा है एनालिटिकल टेलीस्कोप है। सी की वैल्यू आप 0 कर दो सर, के की वैल्यू 100 रख दो, तो 100 एस आ जाएगा आप लोग का रिलेशन। 100 एस कौन सा है, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप लोग का, तो ये कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखो ये सॉल्व करने के बाद आप लोग का यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भी इसका मेंशन किया हुआ है, ये देख सकते हो, आपका सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा एनालिटिकल टेलीस्कोप के लिए, किस तरीके से इसको सॉल्व किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड द स्टाफ रीडिंग्स आर 1.56 मीटर, 2.05 एंड 5.6 मीटर। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आप लोग का कितना है, 100 है, और एडिटिव कांस्टेंट कितना है, 10 है। यानी कि यहाँ पे भी हमारा एनालिटिकल टेलीस्कोप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो एडिटिव कांस्टेंट आप लोग को 10 दे रखा है, यानी कि सी की वैल्यू 10 दे रखी है इंस्टेड ऑफ 0, यानी कि 0 के प्लेस पे इन्होंने कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, सही है कि नहीं। तो चलो स्टाफ रीडिंग की बात कर लेते हैं, कितना कितना है, 1.56, 2.05, 2.56, सही है। तो यहाँ पे डी इजिकल टू हमारा फॉर्मूला होता है कितना, के एस प्लस के सी, सही है। तो सी की वैल्यू पता है, के की वैल्यू, लेकिन वैल्यू किसकी नहीं पता, एस की। तो एस की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारी मैक्सिमम रीडिंग है 2.56, उसमें से माइनस कर देंगे 1.56, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एस की 2, यानी कि एस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। अब फॉर्मूला हम लगाएंगे डी इज इक्वल टू के एस प्लस के सी, तो के की वैल्यू कितनी है 100 मल्टीप्लाई बाई एस की वैल्यू कितनी है 2 प्लस के सी की वैल्यू कितनी दे रखी 10, तो 200 ये आ गया हमारा, सही कि नहीं, 200 हमारा ये आ गया, प्लस के इसकी वैल्यू कितनी थी हमारी 10। सॉरी, जब हम इसको सोल्व करेंगे हमने एक मिस्टेक कर दी ना, जब हम माइनस करेंगे, अरे यार सॉरी, 2.56 में से जब हम माइनस करेंगे 1.56, तो यहाँ से बचेगा 1 हमारा, ठीक है कि नहीं। तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो डी इजिकल टू फॉर्मूला होता है के एस प्लस के सी, सही कि नहीं। तो के की वैल्यू कितनी है 100 है, एस की वैल्यू कितनी है 1, प्लस के सी की वैल्यू कितनी है 10, तो 110। सॉरी यार, सोल्व गलत हो गया था, तो 110 क्या हो जाएगा, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सही कि नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे सॉल्यूशन आप लोगों को मेंशन किया हुआ है कंप्लीट, अगर आप सोल्व करना चाह रहे हो तो ये आप लोग को सॉल्यूशन यहाँ पे इसका अवेलेबल करा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2018 का है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसकी हम बात करते हैं। विच मेथड ऑफ सर्वेइंग डिस्टेंस एंड एलिवेशन इन्वॉल्व मेजरिंग द वर्टिकल एंगल्स टू द ग्रेजुएशन ऑन स्टाफ यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। टैकोमीटर, सबसे आसान सा क्वेश्चन, यानी कि आप लोगों को उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जो वर्टिकल एंगल, डिस्टेंस, एलिवेशन सबको मेजर करता है, सही नहीं, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो वो आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कौन सा यूज करता है, टैकोमीटर, नाम ही इसमें छुपा हुआ ट्रिग्नोमेट्री, टैकोमीटर, सही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, इसकी हम बात कर लेते हैं। वाइल यूजिंग द थियोडोलाइट, हाउ टू चेंज द रीडिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्किल। हॉरिजॉन्टल सर्किल की रीडिंग आप कैसे चेंज कर सकते हो, वाइल मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल एंगल। अगर आप हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर कर रहे हो और हॉरिजॉन्टल सर्किल की रीडिंग आप लोगों को चेंज करनी है थियोडोलाइट की, तो आप कैसे कर सकते हो। चलिए ऑप्शंस के थ्रू बात करते हैं। ऑप्शंस में क्या कहना चाह रहा है वो, ऑप्शंस में बोल रहा है कि अपर क्लैंप इज टाइट एंड लोअर क्लैंप इज लूज।
बोथ अपर एंड लोअर क्लैंप आर टाइट, बोथ अपर एंड लोअर क्लैंप आर लूज, या फिर अपर क्लैंप इज़ लूज एंड लोअर क्लैंप इज़ टाइट। बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर जो होगा आप लोग का वो ऑप्शन नंबर को क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि अगर आप लोग को हॉरिजॉन्टल की रीडिंग अगर चेंज करनी होती है तो उस केस में आप लोग को अपर क्लैंप जो है वो लूज़ रखना होता है, और जो आप लोग का लोअर क्लैंप होता है, ठीक है, जो लोअर वाला होता है उसको आपको क्या रखना होता है, टाइट रखना होता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगर आप लोग को वर्टिकल की चेंज करनी होती है तो उस केस में आप लोग का सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अभी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। सही है नहीं, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसकी हम बात करते हैं। आ स्मार्ट स्टेशन इज़, आप लोग को बताना है स्मार्ट स्टेशन क्या होता है। तो स्मार्ट स्टेशन कुछ नहीं, टोटल स्टेशन विद एन इंटीग्रेटेड जीपीएस मॉड्यूल। जो आप लोग का मॉड्यूल होता है, जो मॉड्यूलस होता है, जिसमें आप लोग का क्या होता है, एक टोटल स्टेशन होता है। टोटल स्टेशन के साथ साथ एक और चीज़ हमको मिल जाती है, जीपीएस जिसमें लगा हुआ होता है, वही हमारा क्या होता है, स्मार्ट स्टेशन होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे थियोडोलाइट से पूछे गए थे अब तक, जो कि मैंने सारे क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है हमारा वो ट्रैवर्सिंग होने वाला है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। आप लोग को खुद मालूम है यार व्यूज़ कितने कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और सपोर्ट करो यार अपने भाई को। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।